सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यूज़ जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में. कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ अ very prestigious platform for athletes from all over the world. Not exactly all the countries in the world, but roughly 56 countries. ठीक है, उनके एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इन स्पोर्ट्स. ठीक है, तो बिफोर वी गेट इनटू द गेम्स वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमनवेल्थ इन इटसेल्फ. The Commonwealth is an association of 56 independent nations. दूजे नंबर पे 56 independent nations, which represents almost 2.7 billion people in the world. 2.7 कितना हुआ टोटल पॉपुलेशन का? ऑलमोस्ट 30% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी 8 बिलियन, तो उसका 30% रफली 2.7 हुआ. ठीक है, नाउ let us understand why Commonwealth is an important platform. Apart from the population, it represents those countries which have somehow been under British rule or British influence in the past. ठीक है, ठीक है. तो इसकी शुरुआत होती है 1926 में, when an imperial conference is conducted. ठीक है, मैं बताता हूँ. ये हुई थी बेसिकली जो यूके ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जो भी डोमिनियंस हैं, डोमिनियंस मतलब जो भी उनके कब्जे में है. ठीक है, समझ आया? जो हमारा फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, कोई और टेरिटरी हो गई, वो सब की एक कॉन्फ्रेंस हुई इन 1926, जहां पर यूके जो पेरेंट कंट्री है एट दैट टाइम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और उसके जो डोमिनियंस हैं इनको इक्वल स्टेटस दे दिया गया. ठीक है, तो इक्वल स्टेटस देने की वजह से क्या हुआ? ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आई अमंग दीज नेशंस. हुई कहाँ थी आई एम नॉट अवेयर. ठीक है, बट मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द लोकेशन राइट नाउ, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, देन देयर केम द लंदन डिक्लेरेशन. ठीक है, ये कब हुआ? 1949, राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. ये ब्रिटिश एम्पायर थोड़ा वीकन हुआ. ठीक है, इसमें क्या इवेंटफुल चीज थी? पहला, जो हम आज के टाइम पे कॉमनवेल्थ की फॉर्मेशन देखते हैं, आज का जो स्ट्रक्चर है कॉमनवेल्थ का, इस लंदन डिक्लेरेशन में फॉर्म हुआ था. ठीक है, इसमें जो रिपब्लिक्स हैं
क्या मतलब होता है रिपब्लिक का? अब तक तो पता चल गया होगा। रिपब्लिक का ये तो अभी 2-3 क्लास पहले ही पढ़ा है। बेसिकली जहां पर मोनार्की नहीं होती, यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। ठीक है, तो रिपब्लिक्स एंड नॉन ब्रिटिश monarchies were allowed to join the कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस हुई, वेयर यूके एंड इट्स डोमिनियंस गॉट द इक्वल स्टेटस। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, लंदन डिक्लेरेशन, नाम से ये कि लंदन में है, 1949 में, जहाँ पर पहली बार जो आज का मॉडर्न कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनका स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड, जो रिपब्लिक्स हैं और कंट्रीज हैं और जो नॉन ब्रिटिश मोनार्कीज हैं उनको इसमें ज्वाइन करने की अलाउ किया है। ठीक है, कितनी कंट्रीज मेंबर हैं कॉमनवेल्थ की इस टाइम पे? राइट। और मेंबरशिप लेना ना लेना इज वॉलंटरी। लेटेस्ट मेंबर है गबोन एंड टोगो। टोगो। ठीक है, गबोन ये कंट्री है यहाँ पे, अफ्रीका। सिमिलरली, यस सर। ठीक है, इधर गबोन है, इधर टोगो है, तो ये सेंट्रल अफ्रीका माना जाता है स्पॉट। दिस इज द वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो मेरे आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने भी बोला मेंबरशिप इज अ वॉलंटरी थिंग, तो व्हाई डू यू थिंक जो कंट्रीज पहले किसी के रूल के अंडर रही हों वो अब उसी कंट्री की एक एसोसिएशन का पार्ट क्यों होना चाहेंगे? व्हाई डू यू थिंक? मतलब टेक्निकली नहीं होना चाहिए ना हम पे जिसने राज किया है। Risha, my question is that we have been ruled by the Britishers for almost give or take 150 years. ठीक है, why are we now wanting to be a part of Commonwealth despite knowing that Britishers were never kind to us? Why is it important that we remain a part of the Commonwealth? Or I can put it in this way, if a country which has been ruled by another country for a decent amount of time and the rule has not been very fruitful or good on that country, why will that country even voluntarily join that commonwealth or that group of nations? बताओ। इकोनॉमिक बेनिफिट एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन, बताओ बताओ, यही बात है।
हाँ, तो रिपब्लिक और ब्रिटिश नॉन ब्रिटिश मोनार्कीज हैं। नहीं नहीं, वो तो अलग से अलाउड है, बाकी भी हैं जो ब्रिटिश रूल के अंडर रहे हैं, वो तो है ही हैं। उनके अलावा कोई जो रिपब्लिक ज्वाइन करना चाहता है या फिर कोई नॉन ब्रिटिश मोनार्की वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो कॉमनवेल्थ का पार्ट बन सकता है। बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंडिया फॉर एग्जाम्पल वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट क्यों बना रहना चाहता है? अच्छा, यू एंड प्रिशा हैव गिवन द राइट आंसर्स। बेसिकली सॉफ्ट पावर है ये। बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ कम्स अंडर सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट पावर का मतलब समझते हो? ठीक है, वी हैव क्रिकेट। क्रिकेट हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, क्रिकेट में एक्सेल करने की वजह से वी गेट वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन। ठीक है, सिमिलरली हम किसी स्पोर्ट, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, किसी आर्ट एंड कल्चर, किसी हेरिटेज साइट, इसको लेवरेज करके अपनी सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आवर इमेज इन द ग्लोबल अफेयर्स गेट्स हाई वैल्यू। हम कहीं भी बोलेंगे हमारी अथॉरिटी अच्छी होगी। ठीक है, हमें ग्लोबल रिकग्निशन होगा, ग्लोबल वैलिडेशन होगा, एज शी राइटली सेड इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा उस वजह से। इफ वी आर कंसिडर्ड टू बी अ गुड कंट्री, मेनी कंट्रीज विल वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री क्योंकि हमारी वैल्यूज अच्छी हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ का जो चार्टर है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, वो कहता है वी वांट टू प्रमोट डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस। ठीक है, ये तीन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। नाउ इज दिस ऑल? सिर्फ इसकी वजह से ही इंडिया ज्वाइन करना चाहता है कॉमनवेल्थ? इसका एक रीजन और ये है कि इंडिया हैज बीन subjugated to some like 150 years of British rule. ठीक है, there are things that we can learn from them. For example, हम उनसे dialogue better कर सकते हैं, which is the second part. Yes, cultural exchange, very right. So we can exchange culture with them. We can have many programs which are non-military. ठीक है, which are not economic in nature, which are not related to trade, but on a deeper cultural and social level. उनसे हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, हमसे वो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन सॉफ्ट पावर में हमारा एक बहुत बड़ा एलिमेंट आता है योगा। ठीक है, हमने पूरे वर्ल्ड को योगा करना सिखाया। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, होमवर्क ये है कि बताना है इंटरनेशनल योगा डे कब होता है। पता होगा तुमको काफ़ी लोगों को, बट अगर नहीं पता तो पढ़ के आना ही कब होता है। इट इज़ अ वेरी बिग एलिमेंट ऑफ आर सॉफ्ट पावर। तो इन चीज़ों की वजह से भी हमारी कंट्री की एक स्टैंडिंग डेवलप होती है इन दोज नेशंस जहाँ पे शायद पता भी ना हो कि इंडिया इज़ अ कंट्री। ऑफ कोर्स ऐसा कोई नेशन नहीं है अब, वी हैव मेड मच एडवांसेस, बट स्टिल वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर पोजीशन वर्ल्ड वाइड। हार्ड पावर में तो ऑफ कोर्स हमारे पास मिलिट्री आ जाती है, हमारे पास इकोनॉमिक माइट आ जाती है। वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ है पक्का? मुझे बताना कल चेक करके। लग नहीं रहा हम फिफ्थ है। यस प्रिशा, इट्स राइट। 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे। फिफ्थ लार्जेस्ट है कि फोर्थ? ठीक है, नाउ कमिंग टू इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ, हम क्या टेबल पे लेकर आ रहे हैं कॉमनवेल्थ के परस्पेक्टिव में?
हम क्या ऑफर करते हैं कॉमनवेल्थ को? ऑफ कोर्स, बट वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हमसे बड़ी कंट्री तो नहीं है कोई। हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया है? नहीं किया है। चाइना आगे है। देखो, इन सम एस्टिमेट्स हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया है। ठीक है, बट अभी ऑफिशियल होगा, जब सेंसस होगा हमारा तो हमारा ऑफिशियल डेटा आएगा। ठीक है। नाउ we also contribute financially to the Commonwealth. We are the fourth largest contributor to the Commonwealth. ठीक है। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट आ जाता है जहां पे हमने बात शुरू करी थी, कॉमनवेल्थ गेम्स पे। ठीक है। लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुई थी इंडिया में? इससे आपको क्या याद आता है कॉमनवेल्थ गेम्स से? गुड। बट स्कैम के अलावा क्या याद आता है? यस। तो जब ऐसा कोई इतना बड़ा इवेंट होता है जहां पर ऑलमोस्ट 71 नेशंस एंड टेरिटरीज, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कंट्रीज, नेशंस एंड टेरिटरीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू होस्ट लॉट ऑफ पीपल, यू हैव टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी, दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से एक बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को। ठीक है। नाउ, लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे और कब हुए थे? हम्म, 23। चलो, आपने मेरे को ये बताया ना 2010। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं हर 4 साल बाद। ठीक है। तो पिछले कहाँ हुए होंगे? कहाँ हुए थे ये? बर्मिंगम। कहाँ पे बर्मिंगम? यस। तो अब अगले कहाँ होंगे और उससे अगले कहाँ होंगे? तो ये कहाँ पे होने के चांसेस हैं? नहीं, इंडिया में तो नहीं। हाँ, इंडिया ओलंपिक कंडक्ट करवा रहा है कब? गुड। उस पर तो मैंने अभी आना था। हाँ, ठीक है। अभी इसमें कुछ एक पॉइंट है, वो बताता हूँ मैं। बट 2026 का कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ है, होगा, सॉरी? यू आर राइट, अवजोत, स्कॉटलैंड। एंड 2030? हाँ, और 2030 का होगा। कंफर्म्ड है ये? 2030 में? अरे नहीं, यूके में? पक्का? ठीक है मेरे भाई। ठीक है। दिस एरिया इज कॉल्ड स्कॉटलैंड, दिस इज इंग्लैंड, ये वाला पार्ट। ठीक है। ये आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 30th, सॉरी, 2030 में इंडिया में होगा, इन अहमदाबाद। आप कह रहे हो स्कैम को अपॉर्चुनिटी आ गई है?
क्यों होते हैं स्कैम, क्यों होते हैं? और वो स्कैम्स क्यों होते हैं? चलो थोड़ा आज ये समझते हैं। इज करप्शन गुड और बैड? What perspective it is good, what perspective it is bad? We are little digressing towards another topic, बट हम वापस कॉमनवेल्थ पे आएंगे, ठीक है? तो आप बेसिकली किसी भी काम को स्पीड अप करने के लिए करप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इज इट नॉट बेटर कि हम सिस्टम को ही स्पीड अप करें करप्शन करने की जगह? वेरी हार्ड। ठीक है, व्हाई इज इट वेरी हार्ड? तो आप लोग दिल्ली कभी गए होंगे, ठीक है? वहां पर आपने दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमे हैं? जगह बताओ मुझे। गुड़गांव तो दिल्ली में चलो आता नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं गुड़गांव दिल्ली में है। रजोरी गार्डन और चांदनी चौक और पंजाबी बाग, ठीक है। राष्ट्रपति भवन गए हो? ठीक है, और इंडिया गेट। तो आपने देखा होगा हर जगह पे सड़क अलग तरह की है, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर अलग तरह का है, बनाने वाले भी वही लोग हैं, बनवाने वाले भी वही लोग हैं, ठीक है, बट डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है, क्या आप राष्ट्रपति के लिए खड्डे वाली सड़क बना सकते हैं? फॉर द प्रेसिडेंट, कैन यू एक्सपेक्ट हर टू ट्रैवल ऑन अ रोड फुल ऑफ पॉटहोल्स? ठीक है, बट इफ अ कॉमन मैन ट्रैवल्स ओवर इट, यू हैव नो इश्यूज, यू आर कंफर्टेबल, ठीक है? इवन द कॉमन मैन हु इज probably going to slip on that road, get hurt और be a part of an accident, वो भी अगर गिर जाए तो अपनी किस्मत को कोसता है और आगे बढ़ जाता है, ठीक है? 5 साल में सरकार चुननी होती है, सरकार कैसा काम करती है ये कितने ही लोग इवेल्युएट करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं करते, ठीक है? इस वजह से करप्शन को हम लेजिटिमाइज करते हैं। हमें वो इंसान पसंद है जो हमारे कहने पे 2 दिन में वो काम करके दे दे, बट हमें वो सरकार से काम कराने की हिम्मत नहीं होती कि सरकार को जाकर बोलें कि आप हमारा काम जो यहाँ पर होता है इसका टाइम ही 2 दिन होना चाहिए, ये 2 दिन में ही होना चाहिए, सिस्टम ही 2 दिन में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। दिस इज बेसिकली, अगेन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, फॉर प्रेस्टिजियस जॉब, ठीक है? मेनी आर नॉट। देयर हैज टू बी a difference between your preparation and a person who is not preparing, ठीक है? आपका इंटेलेक्ट, आपकी चीज़ों को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी उस हिसाब से बढ़ना ही चाहिए, ठीक है? यू बीइंग एन ऑफिसर, आपके पास ये माइंडसेट नहीं हो सकता कि मेरे घर में आग लगेगी तभी मैं पानी लेके जाऊंगा बुझाने, बाकी बस्ती, बाकी एरिया जलता रहे, जब तक मेरे घर तक आग नहीं आती, आई एम फाइन विद इट। आपका माइंडसेट वैसे हो नहीं सकता। यू हैव टू डिवाइज सॉल्यूशंस, यू हैव टू डिवाइज प्लान्स, ठीक है? आपको इनोवेट करना पड़ेगा जैसे आप सोचते हो, ठीक है? यू कैन नॉट टेक दैट एक्सक्यूज कि ऐसा ही होता है जी, ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही होगा आगे भी। ऑफ कोर्स systems will take years to like improve, but आज आप देखोगे, we travel in metros, we travel in planes, ठीक है? किसी ने वो पेन नहीं लिया होता इनको बनाने का, ठीक है, इनोवेशन करने का, तो आज हम भी टांगे से जा रहे होते हैं, ठीक है, घोड़ा गाड़ी से जा रहे हो। तो वी हैव टू बी इनोवेटर्स, वी हैव टू बेटर आवर सिस्टम्स, ठीक है? उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
इनकम टैक्स में एक नया रिफॉर्म आया है वेयर देर इज फेसलेस स्क्रूटनी और फेसलेस इनकम टैक्स इवैल्यूएशन। उसका नाम क्या है मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। फेसलेस इनकम टैक्स रिफॉर्म, what is its name and what is the reform? इस रिफॉर्म में मैंने कीवर्ड्स दे दिए आपको, फेसलेस इनकम टैक्स से रिलेटेड है। क्या होता है उस रिफॉर्म में? नहीं मतलब what is the name of income tax reform that includes faceless evaluation? ठीक है, दिस इज अ प्राइम एग्जांपल कि रिफॉर्म्स कैसे लाए जाते हैं, कैसे नई चीज़ों को बेटर किया जाता है। जैसे आप कह रहे हो जो चीज़ को 2 दिन लगते हैं, बेसिकली 2 दिन के ऊपर भी आपकी इशू नहीं है। आपका इशू आता है हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। हम कोई काम करवाना चाहते हैं, अगर उसमें 20 दिन भी लग रहे हैं ना, उसका एक सिस्टम हो कि इस दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, चौथे दिन ये होगा, बाय द एंड ऑफ 20th डे मुझे वो चीज़ मिल जाएगी या वो चीज़ हो जाएगी। द इशू कम्स विद द हरासमेंट। आप बार बार चक्कर नहीं लगाना चाहते, ठीक है, आप बार बार उस चीज़ की पेन को नहीं लेना चाहते जो पेन आप डिजर्व नहीं करते हो बीइंग अ सिटीजन। बट वो कैसे रिमूव होता है, एक ये रिफॉर्म है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उन्होंने सेवा केंद्र पे सारी आरटीओ फैसिलिटीज स्टार्ट कर दी हैं। जो स्टेप, हाँ सेवा केंद्र वही होते हैं। क्या डिसएडवांटेज है? ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर बेटर डिस्कशन करते हैं। आप भी पढ़ के आना, मैं इसमें दोनों साइड पढ़ के आऊँगा। आई एम अवेयर ऑफ द न्यूज़ बट आई एम नॉट डीपली लाइक इन टू इट कि मैंने क्या उसकी निटीग्रिटीज हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। आई विल रीड इन टू इट एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स पे आ जाते हैं वापस। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट आफ्टर ओलंपिक्स। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 1930 में। in Hamilton, Canada, and the games were known as British Empire Games, Canada. Known as British Empire Games. अब कॉमनवेल्थ नाम नहीं था इसका। ठीक है, नेक्स्ट इन 1954 इन गेम्स को रीनेम किया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। नाइनटीन 58 के ऑनवर्ड्स, 54 सॉरी। ठीक है, फिर 1978 में इसको दोबारा रीनेम करके आज जो बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, 78 के बाद से। ठीक है, इसको हेड करता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, जो सब कुछ हैंडल करता है इसका।
ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी। ये 3 कोर वैल्यूज हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। हो गया? नहीं है? पक्का? कंफर्म? क्या यूएस ब्रिटिश कॉलोनी था कभी? नहीं था? कुछ, बट नहीं, ब्रिटिश से उन्होंने लिबरेशन तो ली थी। यूएस इज नॉट पार्ट ऑफ अ कॉमनवेल्थ। ठीक है? देखा भी, while it was once a British colony, it declared independence in 1776। ठीक है? कॉमनवेल्थ जो एसोसिएशन है उसका सेक्रेटेरिएट का है लंदन में। ठीक है? क्या है? हाँ, इंडिया ही मेंबर है फेडरेशन। अच्छा, वो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। हाँ, ऑफ कोर्स होंगे। ऐसे कोई वो नहीं है, तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि इंडिया से होगा नहीं होगा। ऑफ कोर्स मेंबर्स आर देयर, टाइम टू टाइम मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि लिमिट नहीं है कि कोई और मेंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। कोई भी मेंबर हो सकता है जो फेडरेशन का है। ठीक है? समझ आ गया? ठीक है। लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का रैंक क्या था? अच्छा था कि बुरा था, पहले तो ये बताओ मुझे। अच्छा था? क्या रैंक था फिर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ? वेरी नाइस। इंडिया वाज फोर्थ इन बर्मिंगम। ठीक है? ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स इज डन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बिफोर दिस टॉपिक, स्पोर्ट्स तो बहुत सारी होती हैं, इसमें मेरे को नंबर नहीं याद, ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है। और कुछ स्पोर्ट्स तो मुझे पता भी नहीं है वो कैसे खेली जाती हैं। इससे पहले आ, आपने ये वर्ड सुना होगा, और आपने एक वर्ड सुना होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है अगर कोई बता सके? प्लीज someone tell me in the chat as well. What do you think is the difference between an embassy and a high commission? जैसे जैसे दोबारा बताओ मुझे। ठीक है, ये इंडिया के अंदर ही होती है? अच्छा, फॉर एग्जांपल यूएस, इंडिया में हाई कमीशन है?
नहीं है? फिर आप मतलब मेरे को समझाओ, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। यूएस की एम्बेसी इंडिया में है और इंडिया से जो जाएगा वो हाई कमीशन हो जाएगा, यूएस हाई कमीशन जाएगा। रॉन्ग। तो कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक ही है ये। एम्बेसी किसी भी कंट्री का किसी और कंट्री में जो डिप्लोमेटिक मिशन होता है उसको बोलते हैं। हाई कमीशन इज एन इक्विवेलेंट ऑफ एम्बेसी, बस ये कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में होता है। ठीक है, तो एग्जांपल, वी विल हैव अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, यूएस एम्बेसी इन इंडिया एंड एन इंडियन एम्बेसी इन यूएस। ठीक है, बट वी विल हैव अ कनेडियन हाई कमीशन इन इंडिया एंड इंडियन हाई कमीशन इन कनाडा। ठीक है, तो जो कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं उनके आपस में हाई कमीशन जाते हैं और जो दूसरे नेशन हैं उनके साथ एम्बेसीज हैं फर्स्ट। ठीक है, इसमें एक और एम्बेसी और कॉन्सुलेट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सुना तो होगा कॉन्सुलेट भी, कॉन्सुलेट फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? ठीक है, एम्बेसी बेसिकली होता है कैपिटल सिटीज में, जैसे यूएस एम्बेसी विल बी इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये अदर मेजर सिटीज में होता है। ठीक है, यहां पर कौन से इश्यूज प्रिवेल करते हैं? ट्रेड, मिलिट्री एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ हायर लेवल्स। ठीक है, कॉन्सुल्स में क्या होते हैं? वीजाज। ठीक है, कुछ फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को अर्जेंट वापस बुलाना है, देर इज सम मिस हैपनिंग आउटसाइड, कोई इंडिविजुअल लेवल के जो इश्यूज होते हैं वो कॉन्सुलेट में रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच एम्बेसी विल बी इन न्यू दिल्ली, बट फ्रेंच कॉन्सुलेट कैन बी इन मुंबई, बैंगलोर, चंडीगढ़, एनीवेयर। ठीक है, तो फैसिलिटेट करने के लिए कॉन्सुल्स होते हैं। एम्बेसीज आर द रियल डील, एम्बेसीज में मेजर इश्यूज सॉर्ट होते हैं। बताओ मुझे। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि उसके बाद पहली बात उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। जब आप उसको डिटेल में देखोगे, उसके एंट्री पॉइंट पे सिर्फ एक एंट्री थी कि ये आई है, उसके बाद वो कहाँ गई है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। शी वॉज अबडक्टेड व्हेन शी लैंडेड इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ गई, इस वजह से देयर इज एन एयर ऑफ डाउट कि वो किस पर्पस के लिए आई थी। वो पाकिस्तान तो आई, उसके बाद कहाँ गई? ठीक है, तो उस वजह से शी वॉज कैप्टन मेरे ख्याल इंडियन एम्बेसी। ठीक है, एंड केस चला था उनका आई थिंक पाकिस्तान कोर्ट में, एंड शी वॉज देन गिवन सेफ पैसेज टू इंडिया कि वो वापस जा सकते हैं। एंड द मैरिज वॉज नल एंड वॉइड क्योंकि शी वॉज मैरिड अंडर फॉल्स प्रिटेंसेस, मतलब उनको झूठ बोल के शादी करी गई थी, कुछ ऐसा ही था। और उनकी मेरे ख्याल कोई बेटी थी जो इंडिया में ही थी, शी गॉट मैरिड द सेकेंड टाइम आई गेस।
पहले उनकी एक बेटी ऑलरेडी थी इंडिया में, और फिर उनकी मेरे ख्याल ऐसे शादी हुई, शी मेट समवन, उनको लगा कि ये इंसान अच्छे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो फिर नहीं थे, और वो उनको अबडक्ट करके कहीं ले गए थे। समहाउ शी एस्केप्ड एंड शी वेंट टू इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे उन्होंने अपना यार अब ये तो मैं कोलैबोरेट नहीं कर सकता कितना सच है कितना नहीं। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, लाइक मैं अगेन मैं उनको ना सही बता सकता हूँ ना गलत बता सकता हूँ। ही कैन ओनली टेल द स्टोरी। जितना मुझे पता है कि हाँ उनके वहाँ से कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, और फिर उनको वापस इंडिया आने की परमिशन मिली थी। केस चला था कुछ, मैं 2-3 हफ्ते केस चला था, और उसके बाद फिर जैसे, यार देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर लगते सिमिलर हैं पर होते डिफरेंट हैं। अब वी कैन मेक लॉज दैट इफ समबडी किल समबडी तो उसको सजा होगी। दैट विल नॉट स्टॉप अनदर पर्सन फ्रॉम किलिंग समवन। ठीक है, इफ समवन इज टू डेडिकेटेड कि हमने इसको मारना है या इसका नुकसान करना है, उसको लॉ नहीं रोक पाएगा। लॉ उसको सजा दे सकता है। लॉ सजा के मीडियम से उसको डिटर कर सकता है कि तू ये काम ना कर, नहीं तो तेरे को इतनी सजा होगी। बट जिसने सजा का कुछ सोचा ही नहीं, somebody who has gone mad, तो वो उसके ऊपर कोई लॉ लगता ही नहीं है। ऑफ कोर्स जब वो कोई इवेंट हो जाएगा, कोई गलत काम हो जाएगा, कोई क्राइम कमिट हो जाएगा, तब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बट उससे पहले यू कैन नॉट, आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि ये सही रहेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ जी, दिवाली थी, पटाखे फोड़े, भागे। कितने की लड़ी फोड़ी? शॉट वाले? कितने शॉट्स? हाँ भाई। हैं? 40 वाला? इतने पैसे फूक दिए हैं? फ्री में पटाखे फ्री में आ गए यार। ये तो सपना पूरा हो गया आपका। बढ़िया है। मेरे फ्री में आए थे? ठीक है, कितने पैसे लगाए? 60-70 हज़ार? क्या बात है। इतने तो फ्री में आ भी नहीं सकते। पटाखे बेचने का? अच्छा, फिर तो ठीक है यार। गुड। हमें सप्लाई कर देना अगली बारी। ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि क्रैकर्स की वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है, हम जितना मर्जी चाहें, रुकते तो हम फिर भी नहीं है। पटाखे हमने फोड़ने हैं। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, जो दिल्ली एनसीआर रीजन है, गुड़गांव, ठीक है, यहाँ पर अगर पटाखे फोड़ने हैं तो सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने, नॉर्मल पटाखे नहीं फोड़ने। और लोग कहाँ सुनते हैं, लोगों ने तो अपने दबा के पटाखे फोड़े। ठीक है, तो जब पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें से सबसे मेजर इशू आता है PM 2.5 का। सुना होगा इसके बारे में? क्या होता है PM 2.5? पता नहीं है? अच्छा। PM स्टैंड फॉर पार्टिकुलेट मैटर। कुछ कॉम्पोजिट मेटल्स और उनकी कॉम्पोजिशंस हवा में सस्पेंड हो जाती हैं। ठीक है,
2.5 इज अ ग्रेड। इस ग्रेड का पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंड हो जाता है हवा में। अब आपने कभी ये सुना होगा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स किसको बोलते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1000? Somebody in the chat can tell me। जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया AQI होगा। हाँ जी। तो 0 to 30 इज अ गुड AQI। जितना बढ़ेगा AQI उतना बुरी है हवा, ठीक है। और दिल्ली में ये नंबर 1000 से ऊपर तक चला जाता है, ठीक है। मैं कल ही दिल्ली होके आया हूँ, कल सुबह दिल्ली से लैंड किया हूँ यहाँ पे। इट इज नॉट एट ऑल अ गुड प्लेस टू ब्रीद इन। मैं पीता नहीं हूँ तो मेरी अब पूरा हो गया कोटा। मैं पीता नहीं हूँ तो एक दिन में कोटा पूरा हो गया मेरा, ठीक है। 0 to 30 इज अ गुड AQI। एनी अबव, चंडीगढ़ का कितना लगता है? गुड। जब पटाखे फोड़े फोड़े थे लोगों ने दिवाली के आसपास, 160 के अराउंड था। चंडीगढ़ में एक तो ग्रीनरी है, एक आपने देखा होगा टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे मैंगो ट्रीज बहुत हैं, देखिए ना। तो मैंगो, हाँ वो एक बहुत बड़ा जंगल सा है। वो क्या है, वो बेसिकली हमारे लिए एक एयर प्योरीफायर का काम करता है, ठीक है। जो मैंगो ट्रीज हैं वो एक तो हमारी सिटी को कूल रखते हैं और हमारे यहाँ की हवा अच्छी रहती है। पुणे में जंगल, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो क्या कर रही थी, प्योरीफायर का काम कर रही थी, बिल्कुल। यार ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि वाई डू वी लाइक गेट इन्वॉल्व इन डिफॉरेस्टेशन। पेड़ एक भी काटना बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। ट्री कैन लाइक टेक केयर ऑफ जनरेशन एंड जनरेशन, बट अब डेवलपमेंट भी करनी है। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बड़ा ट्री काट दिया, उसके बदले आप 10-20 ट्रीज कहीं एक डेडिकेटेड जगह पे लगाओ। अभी मैं कह रहा हूँ ना, वो एक ट्री के बदले 10 से 20 लगाओ। नहीं, बेनिफिट तो नहीं है ऑफ कोर्स। मैं ये कह, हमारा ये कंपटीशन ही नहीं है कि हमने सही किया या गलत किया। ऑफ कोर्स हमने गलत किया, ठीक है। मान ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 अगर हमने पेड़ काट के 100 गलत किया, तो हम पेड़ लगा के उसको 60-70 तक ला सकते हैं। हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफ कोर्स जो 10 पेड़ लगाओगे, 10 के 10 नहीं बड़े होंगे, उसमें से 2 या 3 ही बचेंगे बाय द टाइम वो बड़े होंगे। जल्द कुछ मुरझा जाएंगे, कुछ सूख जाएंगे। तो पेड़ का काटना इज नॉट इक्विवेलेंट टू पेड़ का लगाना, बट पेड़ लगाने से आप अपने जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम कर रहे हो। कि मतलब जो चीज़ 10 साल बाद होनी थी, वो अब शायद 20 साल बाद या 30 साल बाद होगी। होगी तो सही, इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग होगी, बट आप अपने इम्पैक्ट को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो 160 के आसपास था हमारा चंडीगढ़ का AQI उन दिवाली के 1-2 दिन बाद तक, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दिल्ली के लिए निकाला डिसीजन कि यू आर अलाउड बर्स्ट ओनली ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है, तो लोगों के दिमाग में सवाल आया कि ग्रीन क्रैकर्स होते क्या हैं और मिलते क्या हैं और किसने बनाए हैं. देयर इज कोलैबोरेशन ऑफ CSIR एंड नीरी. तो लिखो CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, and NEERI stands for National Environmental Engineering Council of Scientific and Industrial Research, Environmental Engineering Research Institute. दिल्ली में नहीं, जो बैन लगा है वो दिल्ली में लगा है. ये दोनों अलग अलग जगह हैं. हेडक्वार्टर डोंट मैटर. वो इट इज नॉट अ हेडक्वार्टर. Please repeat the last one. CSI stands for Council of Scientific and Industrial Research. NEERI stands for National Environmental Engineering Research Institute. ठीक है. CSIR का यहाँ पे है सेक्टर 30 में, इनका अपना बेस है यहाँ पे, बट इट इज नॉट द हेडक्वार्टर. ठीक है. ग्रीन क्रैकर्स अवेलेबल हैं, हम फोड़ क्यों नहीं रहे ग्रीन क्रैकर्स? ग्रीन क्रैकर्स अवेलेबल हैं पर हम फोड़ क्यों नहीं रहे? मतलब हम कन्वेंशनल क्रैकर्स क्यों फोड़ रहे हैं और क्यों कम है? 2017 में आ गए थे. महंगे है ना वो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई है. लिखो ट्रेडिशनल क्रैकर्स आर चीपर टू मेक which results in manufacturer hesitation to switch. Second point, green crackers are not available in small markets. In comparison to, yes, consumers. Third point, नहीं क्लियर करो, कोई चक्कर नहीं. Consumers are also unaware of green crackers. डिफरेंस क्या है ना दोनों में? ग्रीन क्रैकर और उसमें डिफरेंस क्या है? मान लो एक चीज़ मेरे को 100 रुपए की मिल रही है, मेरे को वही चीज़ 20 रुपए में मिल जाए, टाका वही बज रहा है, वही साउंड है, तो मैं 20 रुपए की लूंगा क्योंकि इन दी एंड मैं कंज्यूमर हूँ. ठीक है. अगर आप में से कोई बिजनेस फैमिली से आता है तो उनको ये पता होगा कि कंज्यूमर को आपसे दिल नहीं लगाना, नहीं आपसे रिश्ता बनाना है. उसको सस्ती चीज़ चाहिए और टिकाऊ चीज़ चाहिए. जो पटाखा सेम ऊपर जाकर आवाज़ करेगा और उतना ही ज़्यादा चमकेगा वो चलेगा उसको.
वो अगर उसको 20 रुपये मिल रहा है वो 100 रुपये नहीं देगा कभी भी। सो कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर स्पेशली बड़ा रूथलेस है। बाहर के कंज्यूमर्स फिर भी थोड़ा अपना ब्रांड को लेकर लॉयल होते हैं, खा लो खा लो कोई इशू नहीं, ठीक है। बाहर के जो कंज्यूमर्स हैं दे हैव समवॉट ब्रांड लॉयल्टी, दे बिलीव कि अगर हमने इस ब्रांड से लिया या इस ब्रांड को हमने यूज़ किया तो उसको हम सपोर्ट भी करें। इंडियन कंज्यूमर्स ऐसे नहीं है, इंडियन कंज्यूमर्स को चाहिए वैल्यू एट मिनिमम प्राइस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, देर इज अ डिफिकल्टी फॉर एनफोर्समेंट एजेंसीज टू मॉनिटर real time, for enforcement agencies to monitor real time sale and usage, ठीक है। ब्रेक पे जाने से एक पहले आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूं। जब आप एक अनार जलाते हो तो जो जला रहा होता है ना, उसके लिए जो एयर की क्वालिटी होती है PM2.5 की जो लेवल्स हैं वो चले जाते हैं 4600, और बेरेबल लेवल्स जो मतलब एक हवा में होने चाहिए दैट इज बिलो 10, ठीक है। बट AQI नहीं, PM2.5, AQI तो अलग चीज़ है। AQI इज अ मल्टीपल वेरिएबल गेम, बट PM2.5 अलोन 4600 के आसपास चला जाता है। पटाखे थोड़ा देख कर ही बजाओ, फ्री में भी आए तो भी थोड़ा देख कर ही बजाओ, ठीक है। चलो विल टेक अ ब्रेक, क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। क्या डिफिकल्टी हो रही है? आपने पटाखा जलाया, पटाखा फूट गया, उसके बाद क्या ढूंढ लेगा कोई, क्या ही पकड़ लेगा कोई? इतनी पुलिस है, इतने लोग हैं कि हर एक के जाके पटाखे चेक करें कौन से बजा रहे हैं, ठीक है। और चलो मान लो आप तो बड़े सेलर हो, इनका छोटी दुकान है, अपने घर के पास छोटी दुकान आके बेचते रहे, तो आप क्या ही पकड़ लोगे? ऐसा नहीं है। अगेन यहाँ पे वही बात आ जाती है, आप जो कहते हो कि करप्शन, करप्शन का ही पार्ट है जो लोग अलाउ करते हैं। दिल्ली में फूटे हैं पटाखे, अलाउ किया ही है पुलिस ने, कर सकते हैं इसको कर्ब, और करते नहीं। मोर देन स्ट्रक्चरल इश्यूज, यहाँ इंटेंट और विल की कमी है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। पुलिस भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कंप्लेसेंट है, थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड है, कोई बात नहीं देख लेंगे, अभी तो सांस आ रही है। आई टेल यू देयर इज अ इंसिडेंट। मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आई यूज टू लाइक स्टडी ज्योग्राफी फ्रॉम अ गुड टीचर, मतलब उन्होंने मेरे को पढ़ाया था। उनका नया नया बच्चा हुआ था, दिल्ली में थे वो, दिल्ली NCR रीजन में, दिवाली का टाइम था। इतने पटाखे फूटे उस साल और इतना पोल्यूशन हुआ कि उनका न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो गई उस पोल्यूशन की वजह से। तो वो दिन है, उसके बाद से मैंने कभी पटाखे नहीं बजाए। मतलब इट इज़ नॉट एन इंसिडेंट जो मेरे पर्सनल उसमें हो, या मेरे को कोई पर्सनली अफेक्ट किया हो, या मेरा कोई फैमिली मेम्बर हो, बट रियलाइजिंग कि एक न्यूबॉर्न बेबी, वो भी उस हवा में सांस ले रहा है, ठीक है। हमारे लिए वो 10 मिनट का फन हो सकता है, शायद भगवान ने हमें हमारी बॉडीज अच्छी बना कर दी हैं। हर किसी की बॉडी इतनी टॉलरेबल नहीं होती है, इतना एयर पोल्यूशन सहने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, बट कई लोगों की नहीं हो पाती। तो दैट डे और उसके बाद से मैंने कभी पटाखे नहीं बजाए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, आप जला लो, शायद कल अगले आने वाले साल में मैं किसी दिन एक अनार जला लूँ, एक फुलझड़ी जला लूँ,
बट आई विल नॉट गो ऑन अ स्प्री कि मैं पटाखे जलाता ही जाऊँ। कहीं देखा होगा आपको, रात भर जलाते हैं लोग, कंपटीशन लगाते हैं। आई एम ऑल फॉर बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स अगर एक कम्युनिटी लेवल पे हो, कि मान लो 200 घर हैं, उनकी अपनी एक कम्युनिटी है और वहाँ पे एक कॉमन ग्राउंड में जाके पटाखे फोड़ रहे हैं फॉर 10-15 मिनट्स, एवरीबडी इज एंजॉइंग, वो समझ में आती है। जैसे न्यू ईयर्स पे आप देखोगे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर पटाखे फोड़े जाते हैं। हाउएवर आई एम नॉट वेरी मच इन सपोर्ट कि मतलब हम एक रेस में लग जाएं कि हमने पटाखे फोड़ने ही फोड़ने हैं। जस्ट अ लेसन दैट आई लर्नड, आप भी ले सकते हो, बाकी कोई ऐसा नहीं है, पटाखे बजाओ बढ़िया। ठीक है जी, तो ये आज हम पढ़ेंगे आसियान और टिमोर लेस्टे के बारे में। टिमोर लेस्टे जिसका एक और नाम है ईस्ट टिमोर, ठीक है। तो बेसिकली ये एशिया का यंगेस्ट नेशन है, ठीक है। टिमोर लेस्टे कहाँ लाई करता है? ऑफ कोर्स, जब एशिया का सबसे यंगेस्ट है तो एशिया में गिरेगा, साउथ ईस्ट एशिया। ये कंट्री कौन सी है? ये क्या है? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के बीच में लाई करता है तिमोर लेस्टे, ठीक है। ये कंट्री है, ये एशिया की यंगेस्ट कंट्री है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, सब बताऊंगा। ये कंट्री इनिशियली पोर्टुगीज ऑक्यूपेशन में थी, पोर्टुगल की कॉलोनी थी ये, ठीक है। पोर्टुगीज निकले यहां से और विद इन 9 डेज इंडोनेशिया ने इन्वेड कर दिया, ठीक है। वाई? क्या रीजंस दिए इन्वेजन के? एक तो ये बहुत छोटा लैंड पीस है, सेकंड एट प्रेजेंट इसकी पॉपुलेशन चंडीगढ़ से कम है, सिर्फ 14 लाख लोग हैं। कुछ एस्टिमेट 16 के आसपास बताते हैं, पर चलो चंडीगढ़ से थोड़ा बड़ा है अगर आप कहते हो तो। मैप पे चंडीगढ़ दिखता नहीं है, दिख जाता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट हुआ 2002 में, एंड इट हैज बिकम एशियाज यंगेस्ट कंट्री एंड आसियान्स 11th मेंबर नेशन। आसियान क्या है? फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। रिसेंटली लास्ट वीक में, नहीं संडे, हाँ एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले, दिस टिमोर लेस्टे और ईस्ट टिमोर ज्वाइंट आसियान। टिमोर या टिमोर लेस्टे दोनों का मतलब सेम ही है, बिकेम मेंबर ऑफ आसियान पिछले हफ्ते,
एग्जैक्टली 7 days ago. ठीक है, पोर्टुगीज की कॉलोनी थी कब तक? 1975 तक। 9 दिन के अंदर अंदर इंडोनेशियन आर्मीज ने इन्वेड कर दिया एंड 24 ईयर्स तक वो वहां पर रहे, इंडोनेशियंस। ठीक है, फिर कैसे इंडिपेंडेंस मिली? रेफरेंडम हुआ यहाँ पे। रेफरेंडम क्या होता है? पिछली क्लास में बताया था और आपने पूछा भी था, प्लेबिसाइड। यस। वोटिंग कराई गई ईस्ट तिमोर में और लोगों ने बोला कि हमें एक अपना आज़ाद देश चाहिए। ये किसने कराई थी वोटिंग? यूनाइटेड नेशंस ने। इंडोनेशिया एक्सेप्टेड द रिजल्ट ऑफ दिस रेफरेंडम। ठीक है, फाइनली 2002 में इंडिपेंडेंट हुए। ठीक है, he was a hero of East Timor and he won a Nobel Peace Prize in 1996. Jose Ramos Horta। होजे होजे, स्पेनिश में देखोगे जे को एच बोलते हैं। होजे रामोस होर्ता। ही वॉज बेसिकली एन इंडिपेंडेंस लीड करने वाला हीरो जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला 1996 में फॉर हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स तिमोरीज इंडिपेंडेंस, तिमोर की इंडिपेंडेंस के लिए। नोबेल पीस प्राइज 6। अभी इनके पीएम है जनाना गुस्माओ। ठीक है, ये कंट्री इतना छोटा है, मेजरली इनके पास सिर्फ ऑयल है, ऑयल भी उतना नहीं है। और दूसरा, ये कंट्री बिलीव करता था काफी टाइम तक प्रोटेक्शनिज्म में। प्रोटेक्शनिज्म किसी को मतलब पता है प्रोटेक्शनिज्म का? प्रोटेक्शनिज्म इज बेसिकली एन इकोनॉमिक फिलोसफी जहां पर आप बिलीव करते हो कि आप अपनी कंट्री के अंदर ही ट्रेड करोगे, ना आप बाहर कुछ भेजोगे, ना बाहर से कोई चीज आपके अंदर आएगी। आप अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो प्रोटेक्शनिज्म इज अ फिलोसफी जहां पर कुछ चीजें, जैसे आपने सुना होगा मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि पहले हम अपने देश में काम करेंगे, अमेरिका फर्स्ट, फिर बाहर के लोगों को देखेंगे। सिमिलरली जैसे हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये भी एक प्रोटेक्शनिस्ट फिलोसफी है। ऑफ कोर्स इन प्रैक्टिकल टर्म्स हम बिना लोगों पे डिपेंड हुए नहीं चल सकते, बट समहाउ हम अपने देश को ऊपर कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं कि हम खुद ही अपने देश का ख्याल रख सकें, यहीं पे बनाएं, यहीं पे खर्चें, यहीं पे यूज़ करें। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अब ये 14 लाख लोग हैं, इसके ऑलमोस्ट 2/3 लोग यूथ ही है।
ठीक है, और यूथ भी अनएम्प्लॉयड एंड मैल नरिश्ड मतलब नरिशमेंट ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रिशन वाला यूथ नहीं है, और अनएम्प्लॉयड है। इस वजह से इस कंट्री में क्राइसिस आ रहा था। सो व्हाट दे डिड, दे जॉइंड आसियान। ठीक है, हम बार बार आसियान आसियान बोल रहे हैं, आसियान है क्या? बिल्कुल, एज द नेम सजेस्ट्स, आसियान इज बेसिकली एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, कितने नेशन है इसमें टोटल, इंक्लूडिंग ईस्ट तिमोर? 11। ठीक है, बनी कब थी ये? 19 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। लिख लो कंट्रीज अगर लिखनी है, ब्रुनई, ब्रूनी, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम एंड तिमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर। ये सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट वर्ल्ड जीडीपी का 7% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, आसियान का मोटो क्या है? वन विजन, वन मिशन, वन आइडेंटिटी। ठीक है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है? यस। Can I repeat once? I was saying ASEAN is a group of 11 nations. ठीक है, it accounts for 7% of world's GDP, which is roughly around 3.4 trillion dollars. ठीक है, after that it was founded in 1967 after the Bangkok Declaration. It is headquartered in Jakarta, which is in Indonesia. बैंकॉक। तो ये आसियान की फॉर्मेशन की बात हुई थी ना, कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म द association. Now, and the motto of this ASEAN is one vision, one community, and one identity. ठीक है, अब लिखो 1976 फर्स्ट आसियान समिट। समिट एमिटी एंड कोऑपरेशन। एमिटी कॉलेज नहीं है, एमिटी का मतलब फ्रेंडशिप।
तो पहले इन्होंने रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में पीस को प्रमोट किया कि हम आपस में ना लड़े, हम आपस में मिलजुल कर रहें और कोऑपरेशन से रहें। ठीक है। फिर 1992 में एफ्टा आया। एफ्टा एफ्टा स्टैंड्स फॉर आसियान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है। इसलिए होता है इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। हाँ जी। ठीक है। फिर 2008 तक ऐसे ही चलता रहा। फिर आया आसियान का चार्टर। चार्टर बेसिकली क्या है, इसको फॉर्मलाइज किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया कि हम जो भी काम करते हैं इसको एक हम प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देंगे और एक लीगल आइडेंटिटी देंगे, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर रहा है एंड उसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लग रही, या जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने डिसाइड करेंगे। ठीक है। फिर 2015 में बनती है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। लिख लो, AEC, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है। आसियान के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये जो चार्टर वगैरह ये सब कुछ हमने बनवाया है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख लेना। पहला पॉइंट है, आसियान स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी। आराम से लिख लो, कोई बात नहीं, आराम से बोल दूंगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्टैंड्स फॉर, हाइफन लगा के पहला पॉइंट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेंटी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है। थर्ड है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। फोर्थ पॉइंट, नो इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है म्यांमार में, आपने रोहिंग्या इशू देखा होगा। रोहिंग्याज, रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू था काफी ज्यादा। ठीक है। और वहां पे गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं थी। डिस्पाइट दैट आसियान ने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, किसी भी आसियान नेशन ने उसके ऊपर कोई राय नहीं दी। वो कहते हैं उनका अपना इंटरनल डिस्प्यूट है, दे विल हैंडल इट बाय देमसेल्व्स, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। ये बढ़िया भी है, ये बुरा भी है। बढ़िया इसलिए है कि यस, आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, आप अपने मामले में भी किसी को इंटरफेयर नहीं करने दे रहे, कोई आपके मामले आप किसी के कर नहीं रहे। बट समटाइम्स आपका नेबरहुड अगर जल रहा हो तो आपका कहीं ना कहीं एक ड्यूटी बनती है कि आप एक हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करो। ठीक है। तो इट इज बोथ गुड एंड बैड। ठीक है। नाउ, व्हाई आसियान इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इंडिया पार्ट नहीं है ना आसियान का, क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं,
लिखवाया हुआ मैंने, 2 बार लिखवा दिया। आसियान, हाँ, ASEAN accounts for 7% of world's GDP, which makes it a very big market. ठीक है। Similarly, and India wants to expand towards the Pacific area. ठीक है। ASEAN is a major stakeholder in that. मान लो इंडिया ने डायरेक्टली जापान से मीट करना है या फिर डायरेक्टली इधर से यूएस की तरफ जाना है, आसियान इज द एंकर पॉइंट कि यहाँ से ही आपको सारा ट्रेड होगा। ठीक है। नाउ, आपने एक वर्ड सुना होगा साउथ चाइना सी, सुना है? ठीक है। दिस होल रीजन इज कॉल्ड द साउथ चाइना सी। इंडिया ने ये एरिया एक्सेस करना है सारा, तो किन के थ्रू करेगा? आसियान नेशंस के थ्रू, अदरवाइज ये एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, why do you think India needs to deal with ASEAN nations apart from these? मैंने ट्रेड बता दिया, दूसरा मैंने एक्सपेंशनिस्ट व्यू बता दिया, इसके अलावा क्या हो सकता है? जब मैंने साउथ चाइना सी बोला ना, साउथ चाइना सी इज मेजरली कंट्रोल्ड बाय चाइना। ठीक है। चाइना ने यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, चाइना ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया एक्वायर किया है, इस रीजन में चाइना की एक डोमिनेंस है। इंडिया बीइंग क्लोज टू अ सुपर पावर नाउ, उसको ये कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करना होगा। अगर चाइना इस सारे रीजन पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लेगा, इंडिया विल हैव टू डील विद चाइना टू बी एबल टू एक्सेस दिस मार्केट। आसियान अगर अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा तो इट विल हेल्प इंडिया टू काउंटर बैलेंस चाइना। ठीक है। तो डिप्लोमेटिकली ऑल्सो आसियान का यहाँ पे स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चंस? चलो फिर एक होमवर्क है, रीड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, रीड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ो, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस व्हाट इज बिम्स्टेक। नहीं नहीं, पढ़ के आना बस। ठीक है। थैंक यू।